ऑक्टेव क्या है? ऑक्टेव कितने होते हैं? क्या बीट एक ही ऑक्टेव पे बनानी होती है? क्या एक ऑक्टेव के सारे नोट यूज कर सकते हैं कि नहीं? ऑक्टेव सी से ही शुरू क्यों होता है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हर नोट की एक स्पेसिफिक पिच होती है, लेकिन म्यूजिक थ्योरी में केवल 12 नोट ही हैं। पर हमारे कान जिस रेंज की फ्रीक्वेंसी रिसीव करते हैं वो सारी फ्रीक्वेंसी ये 12 नोट कवर नहीं करते। इसके लिए इनको हायर और लोअर रजिस्टर में रिपीट किया जाता है। हर रजिस्टर में 12 नोट ही होते हैं। रिपीट होने वाले नोट की फ्रीक्वेंसी पहले वाले नोट से अलग होती है। नोट वही होता है। तब हम कहते हैं कि उन दोनों नोट के बीच की दूरी एक ऑक्टेव की है। मतलब एक ऑक्टेव एक नोट के लोअर या हायर रजिस्टर में रिपीट होने के बीच की दूरी है। फिजिकली समझें तो ऑक्टेव दो सेम नोट के बीच की दूरी है जिनकी पिच अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, नोट ए के आगे या पीछे जाने पर ए नोट रिपीट होने तक के बीच की जो दूरी है वो एक ऑक्टेव है। अगले नोट पर पिच या तो डबल हो जाएगी या उस नोट की आधी हो जाएगी। किन्हीं भी दो ऑक्टेव के बीच सभी नोट्स होते हैं। मतलब कि अगर आपने एक ऑक्टेव समझ लिया, आपने सारे ऑक्टेव समझ लिए। यदि आप नोट सर्किल में देखें, उसमें आप किसी भी नोट से शुरू करें और उसमें क्लॉकवाइज आगे बढ़ें, तो एक राउंड पूरा होने पर आप उसी नोट पर आ जाएंगे। यहाँ पे उस नोट की पिच डबल हो चुकी होगी। इसके अपोजिट यदि आप किसी भी नोट से शुरू करके और काउंटर क्लॉकवाइज जाएं, तो एक राउंड पूरा होने पर आप फिर उसी नोट पर आ जाएंगे, पर यहाँ पे इसकी पिच आधी हो चुकी होगी। आप इसमें जितना घूमते जाएंगे पिच उतनी कम या ज़्यादा होती जाएगी। नोट सर्किल पे क्लॉकवाइज, पियानो में लेफ्ट से राइट, और नोट सर्किल पे काउंटर क्लॉकवाइज, पियानो में राइट से लेफ्ट बराबर हैं। रिमेंबर, वर्ड ऑक्टेव और रजिस्टर एक दूसरे के बदले में यूज किए जाते हैं। ये दोनों एक ही हैं। ऑक्टेव केवल डिस्टेंस के रूप में ही नहीं देखा जा सकता। ऑक्टेव, रूट नोट, एट्थ नोट, इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इनको हम तब समझेंगे जब स्केल और कॉर्ड्स को पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले साउंड और हमारे कानों द्वारा सुनाई देने वाले साउंड की एक लिमिट होती है। उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए हमारे पास केवल कुछ ही रजिस्टर और ऑक्टेव्स होते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट की एक अलग अलग रेंज होती है। जैसे सबसे ज्यादा रेंज पियानो की होती है और सबसे ज्यादा ऑक्टेव पियानो में ही होते हैं। एक फुल साइज पियानो में 88 कीज होती हैं, मतलब उसमें अलग अलग 88 पिचेस होती हैं। ये फुल साइज कीवर्ड इसमें नंबर ऑक्टेव्स को रिपीट कर रहे हैं। फोर्थ ऑक्टेव मिडिल ऑक्टेव है। इसके नीचे के ऑक्टेव 1 2 3 लोअर और इसके ऊपर के ऑक्टेव 5 6 7 हायर ऑक्टेव्स हैं। हर ऑक्टेव सी से ही शुरू हो रहा है। अब ऐसा क्यों? हर ऑक्टेव सी से ही शुरू क्यों हो रहा है, यह जानने के लिए हम चलते हैं पास्ट में। ऑक्टेव का सी से शुरू होना म्यूजिक के हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल फैक्टर्स पर बेस्ड है। टफ नोटेशन और क्लैप के साथ वेस्टर्न म्यूजिक सिस्टम जो आजकल चल रहा है, ये मध्ययुग में शुरू हुआ था। उस समय वोकल्स की प्रधानता थी, यानी ह्यूमन वॉइस को पिच पहचानने के लिए यूज किया जाता था। उस समय 6 टोन वाला एक स्केल चलता था जिसे हेक्साकॉर्ड कहा जाता था। हेक्साकॉर्ड का पहला स्वर वीटी कहलाता था, जिसे आजकल हम डो के नाम से जानते हैं। यह स्वर म्यूजिक में अक्सर यूज किया जाता था और इसे गाना भी बहुत आसान था। जब हेक्साकॉर्ड को 7 स्वर वाले स्केल में डेवलप किया गया तो डो को एक फुल स्टेप नीचे ले जाया गया, जो मॉडर्न म्यूजिक में सी बना। इसलिए सी से गाना आसान था बजाय बी के, और लोअर सी लोअर मेल वॉइस के लिए म्यूजिक राइटिंग को आसान बनाता गया। समय के साथ सी वेस्टर्न म्यूजिकल स्केल और ऑक्टेव का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। इसे सोलमिजेशन के पहले नोट के रूप में फिक्स कर दिया गया था, क्योंकि यह सिंगर्स के लिए कन्वीनियंट पॉइंट था स्टार्टिंग के लिए। आज भी सी को ऑक्टेव का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। अब वापस ऑक्टेव्स पे आ जाते हैं। आपने किसी भी नोट के पहले एक नंबर देखा होगा। यह नंबर क्या है? यह नंबर हमें यह बताता है कि वो नोट किस ऑक्टेव से बिलोंग करता है। इस पिक्चर में देखिए, आप 8 सी नोट देख सकते हैं। यह नंबर हमें यह बताता है कि हमें कौन सा सी प्ले करना है। इसी तरह किसी और नोट के लिए भी। एग्जाम्पल के लिए D3 का मतलब है यह डी नोट C3 से C4 के बीच की रेंज का है, यानी थर्ड रेंज में है। इस नोटेशन का यूज म्यूजिक राइटिंग में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि एक गाने की रेंज को पूरा कवर करने के लिए कौन से क्लैप का यूज करना होगा और लेजर लाइन का यूज कम करना होगा। क्लैप, स्टफ, लेजर लाइन, ये म्यूजिक रीडिंग और राइटिंग का पार्ट है। हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। पियानो पे आप देख सकते हैं एक रेंज की लेंथ एक ऑक्टेव की है।
इसलिए सी से C4 के बीच की दूरी 1 ऑक्टेव है। इसी तरह F2 से F3 तक 1 ऑक्टेव है। D6 से D7 तक 1 ऑक्टेव है। A4 से A5 तक 1 ऑक्टेव है। मतलब 12 नोट में से किसी भी नोट से स्टार्ट करके उसी नोट तक जाना 1 ऑक्टेव है। इसी तरह अगर C1 से C3 तक देखें तो यह 2 ऑक्टेव हैं। G4 से G7 तक 3 ऑक्टेव एक्सेट्रा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, हर ऑक्टेव सी से ही शुरू हो रहा है। C4 मिडिल सी या फिर सेंटर सी के नाम से जाना जाता है। यह नोट गिटार में तीसरी स्ट्रिंग के 5वें फ्रेट पे होता है। हम कोई साउंड लो है या हाई है जानने के लिए पिच का यूज करते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। जब नोट सर्टेन पिच पे फिक्स नहीं थे, उस समय म्यूजिशियंस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे साउंड को पहचानते थे और उन्हें नोट से जोड़ते थे। ऐसे कई और रीज़न हैं जिनकी वजह से पिच स्टैंडर्डाइज करना जरूरी था। म्यूजिक थ्योरी के इतिहास में पिच को स्टैंडर्डाइज करने के कई प्रयास किए गए। मॉडर्न म्यूजिक में सेट आज का सबसे कॉमन स्टैंडर्ड ए मिडिल सी के ऊपर 440 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। जब A4 की फ्रिक्वेंसी 440 की है तो A3 की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? आंसर है 220। वहीं A5 की आंसर है 880 हर्ट्ज। यह ट्यूनिंग सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, पर कुछ अलग अलग ऑर्केस्ट्रास भी हैं जिनके पास अलग ट्यूनिंग चॉइसेस होती हैं जो ए को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे सेट करते हैं, जैसे कि 440, 441, 442, 430। एक पिच स्टैंडर्ड और है जिसे साइंटिफिक पिच कहते हैं, जिसमें सी के ऑक्टेव पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन ए। स्टैंडर्ड पिच पे A4 की फ्रिक्वेंसी 440 हर्ट्ज की है और सी की 261.625 हर्ट्ज। पर साइंटिफिक पिच में इसको ऐसे सेट किया जाता है कि ये एक होल नंबर 256 के बराबर हो। इस पिच का यूज कभी कभी साइंटिफिक लेखों में किया जाता है क्योंकि 256 2 की पावर है जो कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम में यूज होती है। अगर ये सब समझ में ना आए और बोरिंग लगे तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप म्यूजिक थ्योरी सीख रहे हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। आप अधूरे ज्ञान पे कुछ कमा तो सकते हैं, पर जब आपको इस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आप वहीं स्टक हो जाएंगे। तो सारी चीजें क्लियर करते चलिए। ये सीरीज खत्म होने पर आप म्यूजिक थ्योरी के हिस्ट्री से लेकर अब तक के सारे नॉलेज को गेन कर चुके होंगे। एक ऑक्टेव में 6 होल स्टेप होते हैं, एक होल स्टेप में 2 हाफ स्टेप होते हैं, एक हाफ स्टेप में 100 सेंट होते हैं। इसका मतलब डी से डी शार्प तक एक हाफ स्टेप है, इसके बीच में 100 सेंट है। सेंट म्यूजिक में आमतौर पर माइक्रोटोन्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये एक हाफ स्टेप है, एक सेमीटोन से भी छोटे होते हैं। सेमीटोन के आगे फ्रिक्वेंसी को नापने के लिए हर्ट्ज की बजाय सेंट का यूज करते हैं, क्योंकि म्यूजिशियंस के लिए ये संख्याएं सरल और यूज करने में आसान होती हैं। हमारे कान ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यह 2 नोट के बीच का डिफरेंस तो पहचान सकते हैं क्योंकि ये कुछ सेंट्स का होता है, पर 1 सेंट का डिफरेंस बहुत छोटा होता है। यह सीधे कानों से पहचाना नहीं जा सकता। कोई इंस्ट्रूमेंट ट्यून होने के बाद भी थोड़ा बहुत ऑफ साउंड कर रहा है या फिर उसकी पिच में थोड़ा सा अंतर है, यह अंतर सेंट में मेजर किया जाएगा। इन छोटे छोटे डिफरेंस को करेक्ट करना ही फाइन ट्यूनिंग कहलाता है। आजकल जो ट्यूनर्स चल रहे हैं उनमें सुपर एक्यूरेट ट्यूनिंग की सुविधा होती है। आपका इंस्ट्रूमेंट जितना अच्छा ट्यून होगा साउंड उतना ही बेहतर होगा, खासकर रिकॉर्डिंग के लिए। इसलिए ट्यूनिंग ज्यादा जरूरी होती है। अब हमने नोट सर्कल और ऑक्टेव्स को कवर कर लिया है। आगे हम इंटरवल्स के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।